हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इन दिनों मैं हिंदी साहित्य के विभिन्न पक्षों को लेकर के बातचीत कर रहा हूँ और कभी-कभी सामाजिकता के विभिन्न पहलुओं को लेकर के भी बातचीत कर लेता हूँ। मेरी कोशिश है कि कुछ ज़रूरी कविताओं से, कुछ साहित्य के कुछ ज़रूरी मुद्दों से आप सबका परिचय यूट्यूब के माध्यम से देता रहूँ और इसीलिए आजकल हर दूसरे दिन या यूँ कहें कि रोज़ ही किसी न किसी मुद्दे पर 15-20 मिनट की रिकॉर्डिंग मैं आप सबके लिए उपलब्ध करवाने की कोशिश करता हूँ। आज यह अच्छी बात है कि आज मेरे सामने 3 पुस्तकें पहले से ही रखी हुई हैं मेरे पास। ये 3 पुस्तकें आई हुई हैं वीणा पत्रिका के माध्यम से अ, समीक्षा के लिए आई हुई हैं, समीक्षार्थ आई हुई हैं और इन पुस्तकों में तीनों पुस्तकें जो है चयन और संपादन के अंतर्गत हैं। यूँ कहें कि चयन और संपादन का जो एक पारंपरिक लहज़ा होता है, उस लहज़े से कुछ हट कर है तो गलत ना होगा। यानी मेरी दृष्टि में अभी तक चयन और संपादन का जो क्राइटेरिया होता था, वो ये कि एक संपादक जो संपादित कर रहा है पुस्तक को, उसमें कविताओं का चयन करेगा और उसके बाद उन कविताओं पर एक लंबा नोट्स लिखेगा, ताकि उसके सुधी पाठक को बहुत अधिक दिक्कत ना हो कविताओं के टोन को समझने के लिए। लेकिन ये जो तीनों पुस्तकें आई हैं मेरे पास, ये एक बड़ी बात है कि एक किताब जो है मैं कहना चाहूँगा चुनी हुई कविताएँ राजेंद्र नागदेव यानी राजेंद्र नागदेव जी की चुनी हुई कविताओं का संकलन है और इसका प्रकाशन जो है हुआ है कौन-सा शिवना प्रकाशन अ, सीहोर मध्य प्रदेश से हुआ है और संस्करण 2018 का है। तो इसमें चुनी हुई कविताओं को शामिल किया गया है और ये सीधे प्रकाशन का ही उपक्रम मुझे लग रहा है। तो इसमें संपादकीय का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है और इस तरह से 175 पेज की कुल 76 पेज की पुस्तक है और अपने आप में एक समृद्ध पुस्तक है। आप ये देख सकते हैं। चुनी हुई कविताएँ राजेंद्र नाथ। और जो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक मेरे पास आई है दोस्तों, वो है जम्मू कश्मीर मूल के डॉक्टर रवींद्र नारायण पहलवान की प्रतिनिधि कविताएँ आई हैं और इसके संपादक प्रभु त्रिवेदी हैं। प्रभु त्रिवेदी जी ने इसका संपादन किया है और बैक कवर में ये आप देख रहे हैं डॉक्टर रवींद्र नारायण पहलवान का संक्षिप्त परिचय यहाँ पे दिया गया है, आप ये देख रहे हैं और ये पुस्तक का कवर है जिसके संपादक प्रभु त्रिवेदी जी हैं। इस काव्य संग्रह को मैं देख रहा हूँ, यह काव्य संकलन जो है सब प्रभु त्रिवेदी जी द्वारा संपादित है और इसका मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके प्रकाशक काव्य रस प्रकाशक है, इंदौर से प्रकाशित है ये पुस्तक और इसमें जो एक चीज मुझे खलती है वो ये कि संपादक ने इतना मेहनत किया, इसका संपादन किया, लेकिन संपादकीय लिखे तो हैं पर बहुत छोटे में इसको खत्म कर देने की पूरी कोशिश किए हैं या यूं कहूं कि एक दो मतलब 4 पेज में इसकी संपादकीय को निपटा दिया है प्रभु त्रिवेदी जी ने। मेरे ख्याल से जब इतना श्रम पुस्तक पर किया जा रहा था, कविताओं का एक संचयन, एक संकलन बाकायदे लाया जा रहा था, तो थोड़ा और मेहनत करके लगभग 10-15 पेज या 20 पेज के आसपास एक विधिवत सर्वेक्षण और विवेचन करने की कोशिश की गई होती, ताकि कवि की कवि कवि की जो दृष्टि है वह भी पाठकों के सामने आती और एक तरीके से संपादकीय अनुभव का जो खजाना है वह भी
हम जैसे पाठकों के हाथ लगता। हालांकि इसका जोखिम नहीं उठाया गया और इसमें एक अभिनव बात जरूर है कि इसकी जो प्रस्तावना लिखा है वो बीड़ा के संपादक राकेश शर्मा जी ने लिखा है और अ, उन्होंने डॉक्टर पहलवान को इस काव्य संकलन के लिए ऐसे शुभकामनाएं दी हैं। और दोस्तों ये जो तीसरी पुस्तक है, तीसरी पुस्तक के बारे में जो मैं बताने चल रहा हूँ ये है ओम भारती की कविताएं। चयन एवं संपादक मजीद अहमद जी का है। मजीद अहमद जी कविताओं के बारे में फ्लैप में बोल दिए हैं, या छोटे छोटे फ्लैप है इसके, आप देख सकते हैं कि संपादकी इस दृष्टि से एक तरह से खाली थी कि छोटे-छोटे संपादकीय में इन्होंने दोनों फ्लैप पर ही जो बोला है, पुस्तक में बोलने की ज़हमत इन्होंने नहीं उठाई है। कविताएँ बेहतरीन हैं, बेहतरीन संकलन है कविताओं का, लेकिन संपादक का इस तरीके से शब्दों की कंजूसी करना थोड़ा-सा अखर जाता है। यह भी सही हो सकता है कि इन संपादकों को एक काम सूझा हो। ये देखिए ओम भारती जी की किताब जो मैं दिखा रहा हूँ और ये इसके आप देख रहे हैं और ओम भारती जी का परिचय दिया गया है और इधर मजीद अहमद जी का फ्लैप राइटिंग है, ये आप देख सकते हैं। तो इन संपादकों ने मेहनत किया। अगर यही मेहनत थोड़ा-सा रचनाओं के विवेचन के साथ होता, तो मुझे लगता है कि इन पुस्तकों के साथ एक अच्छा न्याय होता। पुस्तकों के साथ-साथ हिंदी साहित्य में एक और बात की वृद्धि होती कि संपादक महज संकलनों को इकट्ठा करके प्रकाशक के पास भेज कर नहीं दे रहे हैं, अपितु जो कविताएँ हैं उनसे बराबर उन पर विचार भी कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं। दोस्तों ये जो जल्दबाजी है किताबों की, किताबों को लाने की जो जल्दबाजी है, इस जल्दबाजी में बहुत कुछ चीज़ों पर बट्टा लगाया है और एक जो संस्कृति रही है पढ़ने की और संपादन की जो संस्कृति रही है, उस संस्कृति के खिलाफ एक नई संस्कृति को जन्म दिया है, जो मुझे लगता है कि गलत है। इस गलत और मुझे नहीं लगता कि इसके जो संपादक हैं, चाहे वो मजीद अहमद जी हों, यह पुस्तक जो ओम भारती की कविताएँ की हैं, ये लोकमित्र प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है। मजीद अहमद जी हों, चाहे प्रभु त्रिवेदी जी हों, किसी भी रूप में नौसिखिए तो मुझे नहीं लगते हैं। एक उद्देश्य इनका हो सकता है कि पाठकों के बीच इसको छोड़ देना उचित समझा हो उन्होंने और कि पाठक के बीच कविताएँ जाएँगी, हम क्या बोले। लेकिन अगर बतौर संपादक अगर ऐसा ही था, तो प्रकाशक के हाथों छोड़ देना चाहिए था, जैसे चुनी हुई कविताएँ राजेंद्र नाग देव की प्रकाशित हुई हैं शिवना प्रकाशन से, इसी तरह से। मेरा स्पष्ट मानना है कि जब भी बतौर संपादक आप किसी पुस्तक से जुड़े, तो उस पुस्तक में लगे कि आपने कुछ मेहनत किया है। नॉर्मल सी बात है कि आज के इस दौर में अमूमन कविताओं का संकलन और चयन टाइपिंग के साथ रचनाकार स्वयं संपादकों के पास भेज देता है। तो क्या संपादकों के पास अब इतना भी समय नहीं रह गया है कि उस पर एक गंभीर और सुचिंतित टिप्पणी रख सके, जो आलोचना की कमी जो इन दिनों महसूस हुई है, उसको पूरी कर सके? अगर नहीं है, तो फिर संपादन का ढोंग क्यों? और अगर है, तो फिर उसका प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? दोस्तों, पुस्तक संपादन के क्षेत्र में एक नया खेल यह भी जारी है कि कई बार लेखक स्वयं रचनाओं का संचयन और एकत्रीकरण करके प्रकाशक के पास भेज देते हैं और उसमें किसी न किसी संपादक का नाम दे देते हैं। इन पुस्तकों के साथ ऐसा ना हो, मैं ये अपेक्षा रखता हूँ। विश्वास तो क्या करूँ, लेकिन प्रकाशिकी और लेखिकी अनुभव को देखते हुए मुझे लगता है कि ऐसा नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके से संपादकों ने अपना अभिमत देने से किनारा काटा है, उससे अगर यह भी प्रमाणित हो तो कोई गलत नहीं है। तो मित्रों, इसमें से कुछ कविताओं को
कुछ किताब जो तीनों किताबें हैं, इसमें से मैं 2-2 कविताएँ, ज़्यादा तो नहीं, 2-2 3-3 कविताएँ आपको सुनाता हूँ। आप सुनिए और देखिए कि कवि की दृष्टि में कितनी गंभीरता है। पुस्तक में थोड़ी-सी गंभीरता अगर संपादकों ने दिखाई होती, तो मामला कुछ और बनता। डॉक्टर रवींद्र नारायण पहलवान की प्रस्तुत कविताएँ हैं, संपादक प्रभ त्रिवेदी हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। इनकी एक कविता, पहली ही कविता सुनिए। पहली कविता किसी भी पुस्तक की बहुत ज़रूरी और मारक कविता के रूप में चिह्नित की जाती है। रचनाकार भी यह चाहता है, फिर यह तो संपादन है, संपादक तो ज़रूर चाहा होगा कि पहली कविता कुछ खास आए। पहली कविता है अब मुझे। इस कविता को सुनिए। अब मुझे उसकी बिंदिया दिखती नहीं, अब मुझे उसकी पायल की आवाज सुनाई देती नहीं, अब मुझे उसकी खुशबू आती नहीं, अब मुझे उसकी बिंदिया दिखती नहीं, अब मुझे उसकी पायल की आवाज सुनाई देती नहीं, अब मुझे उसकी खुशबू आती नहीं। आप क्या सोचते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ? आप क्या सोचते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अब नायक के लायक नहीं रहा। अभी कल ही की तो बात है, माधुरी आई और मेरा महानगर बौरा गया। अभी कल ही की तो बात है, माधुरी आई और मेरा महानगर बौरा गया। नायक बनने के लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं है, आखिर मकबूल भी तो फिदा है। नायक बनने के लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं है, आखिर मकबूल भी तो फिदा है। उनके सौंदर्य और श्रृंगार पर ध्यान इसलिए केंद्रित नहीं हो पाता क्योंकि अब मुझे नंगे बदन धूल में खिलते बच्चे दिखाई देने लगे हैं। अब मुझे नंगे बदन धूल में खेलते बच्चे दिखाई देने लगे हैं। अब मुझे आकाश को छत समझ जीते लोग दिखाई देने लगे हैं। अब मुझे रोटी के लिए ललचाई आँखें दिखाई देने लगी हैं। अब मुझे भूख से चिपटे पेट दिखाई देने लगे हैं। और यह कविता यहीं पे समाप्त होती है। लेकिन एक बात जान लीजिए दोस्तों कि यह कविता वाक़ई बहुत मारक कविता है। जहाँ ज़रूरतों और अभावों को दृष्टिगत रखते हुए कवि सौंदर्य की स्थिति से स्वयं किनारा कर लेता है। कवि अपना चेहरा नहीं देखता, बूढ़ा है कि जवान है, क्योंकि अब उसे नंगे बदन धूल में खेलते बच्चे दिखाई देते हैं। आकाश को छत समझ जीते दिखाई देने वाले लोग दिखाई देते हैं। रोटी के लिए ललचाई आंखें दिखाई देती हैं। भूख से चिपटे पेट दिखाई देने लगे हैं उसे। और जिस कवि को ये चीजें दिखाई देने लगती हैं, सही अर्थों में यह विश्वास और दुगना बढ़ जाता है कि कविता सुरक्षित हाथों में है और दृष्टि संपन्न व्यक्तित्व का साया पा करके कविताएं मनुष्यता के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए निरंतर और अनवरत सक्रिय हैं, बढ़ रही हैं। एक कविता और आप सुनिए। मैं बीच से एक कविता उठा रहा हूँ। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए, यह कविता 99 पेज पर है। इसको सुनिए आप। साधु खड़ा द्वार पर भिक्षा की गुहार लगाए। साधु अब क्या किया जाए, कविता है। साधु खड़ा द्वार पर भिक्षा की गुहार लगाए, घर में नहीं है एक मुट्ठी सीधा, अब क्या किया जाए? सीधा घर में नहीं है एक मुट्ठी सीधा, अब क्या किया जाए? विचार के बादल घुमड़ घुमड़ कर छाए, लिखने को कुछ उपलब्ध नहीं है, अब क्या किया जाए? असामाजिक तत्वों की टुल्लर चंदे की आवाज लगाए, आज जेब में केवल 1000 के नोट, अब क्या किया जाए? नवयुवकों की टोली होली के चंदे की पुकार लगाए, याद करो मोहल्ले की हुड़दंग, अब क्या किया जाए? एक अपाहिज दुहाई दे, एक अपाहिज दुहाई दे, दरकार लगाए, पास में एक सिक्का नहीं है, अब क्या किया जाए? एक अपंग भूखा हूँ, ऐसी गुहार करे, मैं स्वयं कल से भूखा हूँ, अब क्या किया जाए? एक संत गूढ़ रहस्य की बात बताए, मन मेरा स्थिर नहीं है, अब क्या किया जाए? एक दड़बे में पक्षी तड़पे, दोनों को मोहताज हुआ है, अब क्या किया जाए? मन मंदिर में बसती एक मोहक सूरत, पूजा की दरकार नहीं है, अब क्या किया जाए? तो
अब क्या किया जाए, ऐसे प्रश्नों से जुड़ी हुई कविता है जो हम आपको भी विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि अब क्या किया जाए। हम आप कवि ने तो कविता लिखकर फुर्सत पा ली, लेकिन अब जरूरी है हम आप वही करें जो जरूरी है। विशेषकर ऐसी कविताओं के पास पहुंचे, ऐसे रचनाकारों के पास पहुंचे जो दृष्टि संपन्न है, जिनको भूखे बदन के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जिनको छत समझकर जीने वाले, आकाश को छत समझकर जीने वाले बेघर लोग दिखाई देते हैं। ऐसे दृष्टि संपन्न रचनाकारों के पास अगर हम आप पहुंचते हैं तो निश्चित ही वह हमारी नहीं, वह आपकी नहीं, वह कविता और कवि की सामर्थ्य कही जाएगी, वह हमें आपको सही रास्ते पे ला रहा है। मेरे हाथ में दूसरी कविता की पुस्तक जो है ओम भारती की कविताएं, चयन एवं संपादन मजीद अहमद का है। ये पुस्तक आई है, इसकी भी एक दो कविताएं मैं आपको सुनाऊंगा। पहली कविता इसकी भी आपको सुनाऊंगा और उसके बाद एक कविता और सुनाऊंगा। तत्पश्चात तीसरी कविता पर बात होगी। पहली कविता इस पुस्तक की है, ध्यान दीजिए, इस देह में जो आत्मा। यह पुस्तक कई खंडों में विभाजित है। सच पूछिए तो एक दो तीन चार पांच खंडों में विभाजित है। इस देह में जो आत्मा के नाम से ये पुस्तक है। देखिए कविता को, देखिए, इस देह में जो आत्मा। सोचा मैंने कि मैं गत जीवन में नहीं था मनुष्य, पत्थर पेड़ नहीं परंतु जंतु जीव था जरूर। सोचा मैंने कि मैं गत जीवन में नहीं था मनुष्य, पत्थर पेड़ नहीं परंतु जंतु जीव था जरूर। मेरी यह आत्मा है पिछली आत्मा, मेरी यह आत्मा है पिछली आत्मा, बल्कि और पीछे के जन्म की आत्मा, वह और भी पहले के जन्म के जिस्म में रह आई आत्मा है कि हासिल है उसे अनेक जीवों में रहने का अनुभव। अटूट पहला अनुभव है यह इस आत्मा का आदमी होने का। जन्म मेरी यह आत्मा है पिछली आत्मा, बल्कि और पीछे के जन्म की आत्मा, और भी पहले के जन्म के जिस्म में रही आई आत्मा है कि हासिल है उसे अनेक जीवों में रहने का अनुभव। अटूट पहला अनुभव है इस आत्मा का आदमी होने का। सोचने में सोचने से समझने में आया, क्यों मेरी आत्मा मानसिक आत्मा सी नहीं रह पा रही है अब तक भी। सोचने से समझ में आया, क्यों मेरी आत्मा मानसिक आत्मा सी नहीं रह पा रही है अब तक भी। जिन जीवों, जानवरों, कीड़ों मकोड़ों या और हीन देहों में रहती आ रही है, नहीं भूल सकी है उनके सब आचरण। आदमी में होने का अर्थ उसमें आकार ले रहा है अब मुझ में रहते। यह मनुष्य की आत्मा होने का अधिकार कर तो लेगी अर्जित, किंतु मैं तब तक तो मर चुका हूँगा, किंतु मैं तब तक तो मर चुका हूँगा। आदमी की आत्मा वाला आदमी हुए बगैर। ये कविता एक महत्वपूर्ण कविता आपने सुनी। एक कविता मैं बीच से उठाता हूँ और आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। इसको सुनिए। कविता है सूर्य की 6 कविताएं। ये हम पढ़ते हैं। इस तरह की कविताएं अमूमन प्रतीकों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से कही जाने वाली बातों की कविताएं धीरे धीरे कविता के परिदृश्य से गायब हो रही। आइए इसको सुनते हैं। पहली कविता है, मित्रों नमस्कार। मित्रों नमस्कार कर लो डूबते सूरज को, पश्चिम दिशा को भी इसने डुबोया। दोस्तों मित्रों नमस्कार कर लो डूबते सूरज को, पश्चिम दिशा को भी जिसने डुबोया। उस दुस्समय को जो इस समय विश्व में बज रहा है पंचम में, हमारा नमस्कार। दूसरी कविता है, ओझल सूर्य दरअसल अस्त नहीं होता। ओझल सूर्य दरअसल अस्त नहीं होता, एक दिशा
बंद कर ले उसे जब दराज ने, तो खोलना होता है दिशा दूसरी का दराज, क्योंकि चमकता होगा वह अब भी वहां, उतना ही प्रखर और प्रभा में देखना। क्योंकि चमकता होगा वह अब भी वहां, उतना ही प्रखर और प्रभा में देखना। तीसरी कविता है, वे सब जिन्होंने सूरज के सामने फिलहाल कर ली है पीठ अपनी। वे सब जिन्होंने सूरज के सामने फिलहाल कर ली है पीठ अपनी, सूरज से डरे हैं वे पहले से ज्यादा, और बदला है चेहरा भी उनका ही। सूरज तो डूबते उगते डूबते यकसा है लाल। वे सब जिन्होंने सूरज के सामने फिलहाल कर ली है पीठ अपनी, सूरज से डरे हैं वे पहले से ज्यादा, और बदला है चेहरा भी उनका ही। सूरज तो उगते डूबते यकसा है लाल। चौथी कविता है, मित्रों उन्हें भी कर ही लो नमस्कार, जो करेंगे इस शाम हमसे सुबह का अभिवादन। मित्रों उन्हें भी कर ही लो नमस्कार, जो करेंगे इस शाम हमसे सुबह का अभिवादन, और अस्त हो जाएंगे उधर देखने से नहीं कोई फायदा, घूम आओ उनकी विरुद्ध दिशा में। उधर देखने से नहीं कोई फायदा, घूम आओ उनकी विरुद्ध दिशा में। जिधर डूबा उधर से कभी नहीं उगा है सूरज। जिधर डूबा उधर से कभी नहीं उगा है सूरज। पांचवी कविता है, अंधेरे में ही चलता है कारोबार जिनका, जिनका धंधा शबाब पर चढ़ता है रात में, जिन्हें सुख प्राप्त है अंधेरे में देखने का, वे सांस रोक कर रहे थे इंतजार कब से सूर्यास्त का। जी हाँ, इसी सूर्यास्त का। छठवीं कविता है दोस्तों, सूर्य डूब रहा, पश वापस आ रहे हैं, धूल उठकर ऊपर छा रही है भूरी, अंधेरा अकस्मात गहराने लगा है, लुढ़क रही है पृथ्वी या अपनी विषम विषम अंधकार में लो फिर से। लुढ़क रही है पृथ्वी या अपनी विषम अंधकार में लो फिर से। तो यह ओम भारती मजीद जी की कविताएं हैं, जो बहुत ही गंभीरता से हमारे हृदय और मन को प्रभावित करती हैं, और विवेचन करने के लिए वस्तु स्थिति को विवश करती हैं। ये जो तीसरी कविता है, जम्मू कश्मीर मूल के डॉक्टर रवि नारायण पहलवान जी की प्रसिद्ध कविताएं हैं, इसका संपादन प्रभु त्रिवेदी जी ने किया है। यह मैं सुना चुका हूँ। तीसरी कविता, दूसरी पुस्तक जो है चुनी हुई कविताएं राजेंद्र नागदेव की है, इसकी भी दो कविता मैं आपको सुनाऊंगा, पहली और एक बीच में। रात में स्टेशन इस संग्रह की पहली कविता है, इसको सुनिए। प्लेटफॉर्म के अंधेरे कोने में पीकर फेंक दी गई सिगरेट की तरह पड़ी स्त्री अब भी थोड़ी थोड़ी जल रही है। प्लेटफॉर्म के अंधेरे कोने में पीकर फेंक दी गई सिगरेट की तरह पड़ी स्त्री अब भी थोड़ी थोड़ी जल रही है। गुजर चुकी रेलगाड़ियां गुजरनी थी जितनी, हो चुका कोलाहल होना था जितना। गुजर चुकी रेलगाड़ियां गुजरनी थी जितनी, हो चुका कोलाहल होना था जितना। थका हुआ स्टेशन नींद की घाटी में उतर गया स्थायी बंदिशों के साथ। चाय की एक बंद दुकान, कुकुर निद्रा में कुत्ते, टाट में लिपटे दो भिखारी, और दिसंबर का ठंडा कुहासा। चाय की दुकान, चाय की एक बंद दुकान, कुकुर निद्रा में कुत्ते, टाट में लिपटे दो भिखारी, और दिसंबर का ठंडा कुहासा। छत पर तनी खड़खड़ाहट, किसी कबूतर की नींद खुली होगी। कुछ फटी हुई टिकटें श्रीहीन पड़ी हैं, निरर्थक हो चुके अपनी अस्तित्व की पीड़ा भोगते हुए। स्त्री जीवन का एक गजब का एक यथार्थ परिदृश्य का चित्रांकन इसमें हुआ कविता में, रात में स्टेशन में। एक कविता मैं और आपको सुनाता हूँ कवि की, मुझे लगता है कि दंगे के बाद कविता आपको सुनाता हूँ। आग बुझ जाने के बाद खामोश है बस्तियां, आग बुझ जाने के बाद खामोश है बस्तियां, कुछ मनुष्यों कुछ चौपायों के भुने हुए अंग चौराहे पर
खाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं चुपचाप। गिद्धों के पास समय नहीं है अभी, बहुत व्यस्त हैं वे आज। लुटेरे के घर में जमा है किसी की उतनी दुकान, जितनी जलने से बच गई थी। लुटेरे के घर में जमा है किसी की उतनी दुकान, जितनी जलने से बच गई थी। हत्यारा घर के पिछवाड़े तलवार को धो पोंछ कर चमका रहा है। उसने तलवार पर कल के लिए लिख दिया है एक बच्चे का नाम, उस बच्चे का जिसकी थकी हुई आवाज खामोशी को हिलाती हुई रह रह कर आ जाती है। वह बुला रहा है बहुत देर से पड़ोस के घर में अपनी मरी हुई माँ को। हत्यारा खूब अच्छी तरह चमक रहा है। तलवार पर बच्चे का नाम, प्रेम और युद्ध के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। हत्यारा खूब अच्छी तरह चमक रहा है। तलवार पर बच्चे का नाम, प्रेम और युद्ध के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम, पर दंगे के बारे में अच्छी तरह मालूम है कि उसमें सभी कुछ जायज है। पर दंगे के मायने में बारे में अच्छी तरह मालूम है कि उसमें सब कुछ जायज है। तो ये 3 पुस्तकें आज के दिन में आपके सामने मैंने बताए। इन 3 पुस्तकों के बारे में संक्षिप्त ही सही। ये देखिए, ये 3 पुस्तकें हैं और इनके बारे में हमने आपको जानकारी दी थोड़ी बहुत, 1-2 कविताएँ सुनाई। कविताएँ तीनों ही किताबों की कविताएँ अच्छी कविताएँ हैं, सामाजिकता से ओत-प्रोत दृष्टि है कवि की, लेकिन जो कमी आई वो संपादकों के माध्यम से आई कि वे अगर थोड़ा श्रम किए होते तो उनका संपादन भी सार्थक हो जाता और कविताओं से पाठक का तादाद में कहीं गहरे में हो जाता, क्योंकि यह एक बड़ी सच्चाई है कि अभी भी एक बड़ा तबका कविता की भाषा को नहीं समझ पाता है, कविता के अर्थ को नहीं निकाल पाता है। हालाँकि अमूर्तता इन किताबों में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक दृष्टि एक दृष्टयात्मक विवेचन तो ज़रूरी होता है आलोचकों के द्वारा। तो फिर कभी हम मिलेंगे इसी प्रकार के मुद्दे को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।